कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लो आ गया है वो समय जिसका था आप सभी को इंतजार। अब है बैच की शुरुआत आईटी सब्जेक्ट के साथ। दिस इज योर बरखा मैम और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। यस डियर स्टूडेंट्स, आज से इस सेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की फर्स्ट यूनिट की, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको अच्छे से पता है, लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स में टोटल आपको 4 से 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट चैप्टर को आज के इस सेशन में जल्दी से कवर करेंगे जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जल्दी से कवर करेंगे मींस कि यहां हम वो सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे एंड आई एम 100% श्योर कि जो टॉपिक्स आज मैं आपको बताने वाली हूं वो सारे टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिए हैं यहां वैसे एज इट इज उठ के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो कर ले शुरुआत विदाउट गोइंग एनी डिले। फर्स्ट, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज योर चैप्टर्स नेम। अब कम्युनिकेशन होता क्या है, शुरुआत से यदि हम समझे तो बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। जब आप किसी के भी साथ अपने आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को शेयर करते हो तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पार्ट ए से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में वो सिर्फ 2 नंबर के बनेंगे, मतलब 1 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स फॉर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली। 3-4 मार्क्स के कोई क्वेश्चन इस यूनिट से पार्ट ए से नहीं पूछे जाने हैं। तो हम जो भी पढ़ेंगे आज टॉपिक वो सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या फिर 1 मार्क एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में यदि डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई कम्युनिकेशन की तो आपको यही लाइन लिखकर आनी है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, आइडियाज एंड बिलीव्स बिटवीन 2 or more than 2 peoples through a continuous activity of speaking, listening and understanding. For example, जैसे मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ चैप्टर को ताकि आप एग्जाम को फोड़ कर आ सको। Means what? We are communicating with each others. हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं और बिल्कुल उसी तरीके से आप एग्जाम में लिखकर आने वाले हो जैसा मैं समझाऊंगी। ओके, so the methods adopted to communicate any information, opinions, views, thoughts, etc. mainly depend on the situation. अब आप किस मेथड को अडॉप्ट करते हो कम्युनिकेशन के लिए? जैसे मैं यहाँ पर ओरली एंड विजुअली आपको सारी चीजें समझा रही हूँ, तो आप किसी के भी साथ कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी मेथड को अडॉप्ट करते हो? तो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स, याद रखना 3 डिफरेंट मेथड्स of communication. One is verbal communication, other is non-verbal communication and the second one is visual communication. तो ये 3 टाइप की मेथड्स होती हैं। इन तीनों के नाम याद रखना। 2 नंबर में आसानी से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। अब जैसे इनके नाम है ना, बिल्कुल वैसे इनके काम है। यदि वर्बल बोलूं तो जब आप किसी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हो आइदर बोलकर या लिखकर कुछ, तो वो वर्बल हो जाता है। वही नॉन वर्बल की बात करो तो यहाँ हम किसी भी तरीके का बोलना या लिखना नहीं करते हैं। यहाँ आप जो कम्युनिकेशन करते हो वो सब इशारे में होता है, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके जो भी गेस्चर्स, पोस्चर्स है वो बयां करते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। एंड व्हाट इज विजुअल? विजुअल में ना ओरल, ना रिटन, ना कोई बॉडी गेस्चर, पोस्चर्स होते हैं। यहाँ तो कहानी ही दूसरी होती है। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह दिखती हैं जिसको देखकर आप खुद से समझ लेते हो, खुद से पता कर लेते हो कि भाई ये इमेज क्या कहना चाह रही है, ये पिक्चर क्या कहना चाह रहा है। अंडरस्टैंड? तो तीनों में जो डिफरेंस है वो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ कम्स ऑन द वन टाइप व्हिच इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब 1 बाय 1 हम इनको समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन means of sharing information of ideas. People use words to exchange thoughts, feelings, ideas with others. Since language is the most important tool of verbal communication. किसी से भी बातचीत करने के लिए, अपने आइडियाज भी उसको शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आपको जिसकी जरूरत होती है वो होती है लैंग्वेज। जब तक कि सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हो वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझेगा तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा एंड दिस इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर चीजों को समझने के लिए आपके पास एक कॉमन मीडियम होना चाहिए जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। आप हिंदी में बात कर रहे हो, सामने वाला हिंदी लैंग्वेज नहीं जानता है, जो आपकी बात को सुन रहा है, तो वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, which have mastering linguistic skills in essential for effective verbal communication। मतलब जिसके पास मास्टरिंग होती है लिंग्विस्टिक स्किल्स में, हमेशा उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है।
ओके अब आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स मींस व्हाट कि यदि आप हिंदी में बहुत अच्छे हो, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, आप बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, मींस व्हाट कि यू आर हैविंग मास्टरिंग इन योर लिंग्विस्टिक स्किल्स, राइट? तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टूल for verbal communication. Now how many types of verbal communication? So verbal communication is again divided into two types. One is oral communication and other is written communication. So याद रखना ये बात कि verbal communication जिसमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है हमें, वो लैंग्वेज में आप या तो ओरली बात कर सकते हो, बोलकर बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, या आप लिख कर कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यदि मैं ओरल की बात करूं तो ओरल मीन्स व्हाट, जिसमें आप वर्ड्स बोलते हो किसी लैंग्वेज में, और वहीं रिटन की बात करूं तो जहां आप उन्हीं वर्ड्स को सेंटेंस के फॉर्मेट में बनाकर लिखते हो, जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हो, चैटबॉट्स का यूज करते हो, तो दिस इज लाइक दैट। ओके तो ओरल कम्युनिकेशन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है डिफरेंस का, कि डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन। तो अब जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूं उनको सिर्फ और सिर्फ आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, इट इज मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? टाइम बचाना है, कम समय में आपको अपना कम्युनिकेशन करना है, तो आप सीधे सीधे बोल देते हो और अपना काम करवा लेते हो। फिर चाहे वो टेलीफोन पे बात करना हो, मोबाइल फोन पे बात करना हो, राइट, किसी को वॉइस मैसेज कन्वे करना हो, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। ओके और क्विक होता है, इजी होता है। Understand, this is the basic difference. So it refers to the spoken words. Spoken words किसमें होते हैं? Oral communication में, which is used to being convey as a message. Effective oral communication is a two-way process. अब ये भी ध्यान रखना कि oral communication एक two-way process होती है। Means what? There is a one person जो कुछ बातें कहता है, जो किसी से कुछ बोलना चाहता है, and the other person जो उसकी बात सुनता है, समझता है और बदले में उसे response भी करता है। राइट तो यहाँ पे एक सेंडर पर्सन होता है हु कन्वे द मैसेज, एंड अदर इज रिसीवर जो क्या करता है, उसकी बात को सुनता है, समझता है, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट द सेंडर वांट्स टू सेंड, व्हाट द सेंडर वांट्स टू से। ओके तो इस प्रोसेस को कहते हैं टू वे प्रोसेस। तो ओरल जो कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली टू वे प्रोसेस कहलाता है। ओके नाउ ओरल कम्युनिकेशन कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस। अब आपको बात अपनी पहुंचाने के लिए, बात कहने के लिए डिवाइस की जरूरत होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है। तो ओरल कम्युनिकेशन में हम किस किस चीजों के थ्रू बातचीत कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स होंगे वो होगा टेलीफोन, लाउड स्पीकर्स, ठीक है, टैप रिकॉर्डर्स, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेस टू फेस इंटरैक्शन, कि आप आमने सामने रहकर बात कर रहे होते हो, आप मोबाइल फोन पे, टेलीफोन पे बात कर रहे होते हो, आप लाउड स्पीकर में बात कर रहे हो, राइट? सो दीज आर द फॉर्मल वेज, इंक्लूड प्रेजेंटेशन एट बिजनेस मीटिंग्स, क्लासरूम्स, लेक्चर्स, कमेंसमेंट स्पीचेस गिवन एट ग्रेजुएशन सेरेमनी एक्सेट्रा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ लिखी हुई है, बिकॉज ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स यदि पूछे तो आपको यही एग्जांपल्स लिखकर आना है, टेलीफोन, लाउड स्पीकर्स, टैप रिकॉर्डर्स, फेस टू फेस इंटरैक्शन। सो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट? ओरल कम्युनिकेशन इज मेनली यूज्ड व्हेन वन वांट्स टू इन्फॉर्म पीपल और इन्फ्लुएंस देम टू डू समथिंग। स्पोकन वर्ड्स बीइंग पर्सनल वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस एंड डेवलप अ बॉन्डिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। देखो जितना आप फेस टू फेस बात करके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हो किसी के भी साथ, फेस टू फेस जब आप बात कर रहे हो तो उसके इमोशंस आपको समझ में आते हैं, उसकी बात करने का तरीका समझ में आता है, वो किस बिहेवियर से, किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होती है ना? तो यहाँ पर हमें सारी चीजें पता चल जाती है कि कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका दुश्मन है, कौन किस तरीके से बात कर रहा है, राइट? तो ओरल कम्युनिकेशन जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी डूइंग सम कम्युनिकेशन। ओके नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? अब ओरल कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है? तो देयर आर सम फैक्टर्स एंड व्हिच इज अगेन very important. The question comes in exam like what are the important factors of oral communication? So no need to explain it because the question comes in 2 marks. तो आपको क्या करना है भाई? तो आपको सिर्फ उन फैक्टर्स को लिखकर आना है। तो यहाँ पे 5 फैक्टर्स है, कोई भी 4 फैक्टर्स बहुत अच्छे से याद कर लेना। 1 इज स्पीच। सबसे पहली बात कि आप जब भी किसी से कुछ कहते हो तो आप बोलते हो, है ना, आपके स्पोकन वर्ड्स होते हैं तो आप एक स्पीच के फॉर्मेट में बोलते हो, राइट? तो स्पीच इज एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ फॉर्मल oral communication to intended audience. Clarity is essential and is needed most while communicating with anyone. For this one should use appropriate words. बहुत ध्यान रखना कि स्पीच में किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो appropriate होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिक्टेशन, प्रोनाउंसिएशन सारी चीजें सही होना चाहिए, तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में फर्स्ट फैक्टर है वो है स्पीच। जब स्पीच सही होगा, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स, डिक्टेशन सारी चीजें क्लियर होंगी, तो सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है वोकैबुलरी।
अब वोकैबुलरी में क्या इंक्लूड होता है? वोकैबुलरी में स्पीच देते समय या किसी से कुछ बात करते समय जिन वर्ड्स का आप यूज कर रहे हो, यदि वो वर्ड्स करेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, या यदि आपने कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए जो रिसीवर को समझ नहीं आ रहे तो वहीं आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, क्योंकि रिसीवर आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड? तो हमेशा राइट वर्ड्स को यूज करना है, किसी भी ऐसे वर्ड को यूज नहीं करना है बात करते समय जिसमें आप ही कंफ्यूज हो, तो सामने वाला तो कंफ्यूज होगा ही। अंडरस्टैंड? सो वोकैबुलरी मस्ट मेंटेन। द नेक्स्ट वन आफ्टर वोकैबुलरी यदि बात करें तो रिदम। रिदम इज ऑल्सो maintained in oral communication because rhythm is intonation। अब आपको ये सब एक जैसा लगेगा, rhythm, vocabulary, speech, but ये सारे factors different है, and how this is different ये मैं आपको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना? तो रिदम क्या होता है? इंटोनेशन मींस वेरिएशन इन द पिच लेवल ऑफ वॉइस। जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो तो आप किस लेवल पे समझा रहे हो, ठीक है? आपका पिच लेवल क्या होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड रिदम। मींस कि यहाँ पर हम बात करें, सपोज आपको कभी कोई सरप्राइज मिलता है आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, तो सरप्राइज के टाइम पे आपके इमोशंस, आपका एक्सप्रेशंस, आपका बिहेवियर क्या होता है, आपके वर्ड्स क्या होते हैं? हैप्पीनेस के टाइम पे क्या होते हैं? जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेशन होता है, तो आपके वर्ड्स कुछ अलग तरीके से होते हैं, आपके इमोशंस और आपका बिहेवियर अलग तरीके से होता है। जब आपको किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो एट दैट टाइम आपके एक्सप्रेशंस, बिहेवियर्स अलग होते हैं। तो ये सभी चीजें किस में आती है? रिदम में आती है। ओके इतना अच्छे से समझ में आया? ये तीनों आपस में रिलेटेड है। वन मोर फैक्टर विच इज टोन। Tone is again related with rhythm or oral communication. How? Because your tone depicts everything. आप किसी को कुछ कह रहे हो, यदि आपकी टोन सही है, मतलब आप पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो, तो दैट इज ओके। लेकिन वही बात यदि निगेटिव वे में कहते हो, किसी से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करते हो, आपका टोन सही नहीं होता, आपका एटीट्यूड सही नहीं होता है, तो वही आपका ओरल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। अंडरस्टैंड? सो व्हाट डिराइव्स देयर पावर फ्रॉम द वे दे आर स्पोकन। तो आप जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हो बोलते समय, वो आपकी पावर को डिपेक्ट करते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर्स क्या है, आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हो, सब आपके शब्द बताते हैं, है ना? फेस तो सभी का बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता कब चलता है कि इंसान कैसा है? जब उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, जब वो आपकी अपनी बात को सामने वाले के सामने रखता है। अंडरस्टैंड? सो योर टोन डिपिक्ट्स एवरीथिंग। तो हमारा टोन भी बहुत सही होना चाहिए व्हाइल वी आर डूइंग सम ओरल कम्युनिकेशन विद समवन। अंडरस्टैंड? सो द टोन ऑफ द स्पीकर हेल्प्स टू क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन द लिसनर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन, आप जो बोलते हो, आपका जो टोन है वो लिसनर पर इंपैक्ट करता है कि आपका क्या बिहेवियर है, आप कैसे बात कर रहे हो। इट रिफ्लेक्ट्स योर एटीट्यूड। ओके, सो लिसनर्स अप्रिशिएट अ चीयरफुल एंड प्लीजेंट टोन। हमेशा मीठी बातें करो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव वे में रहो, तो वो हमेशा जो लिसनर्स होते हैं ना, उनको सुनने में भी अच्छा लगता है, वो आपको फर्दर सुनना पसंद भी करते हैं फिर। ओके, तो यू मेंटेन योर टोन व्हाइल बी स्पीकिंग। एंड द लास्ट वन इज पिच। पिच मीन्स व्हाट? ना तो आपको बहुत ज्यादा धीरे बोलना है और ना आपको बहुत ज्यादा लाउड बोलना है। यू मेंटेन योर पिच लेवल। ओके, जब आप धीरे बोलोगे, बहुत स्लो बोलोगे, तो लिसनर आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, अटेंशन हट जाएगा आपसे। और वहीं आप बहुत ज्यादा लाउड बोलोगे तो उनको कहीं ना कहीं आपकी आवाज चुभने लगेगी, वो आपसे अटेंशन तो भी हटा देंगे। तो हमेशा जो पिच लेवल होता है वो मेंटेन होना चाहिए। जहां आपको लगता है कि ऑडियंस आपकी बात सुने, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू वांट टू से, तो आपको उस पॉइंट्स को थोड़ा सा लाउड कहना होगा। लेकिन वहीं जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो आपको वो बातें सॉफ्टली भी कहनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना पिच लेवल भी मेंटेन करना होता है व्हाइल वी कम्युनिकेट ओरली विद समवन। सो वन शुड ऑलवेज स्पीक इन क्लियर, स्लो एंड कन्वर्सेशनल टोन इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एक कम्युनिकेटर इफेक्टिव तभी होता है जब वो इन सारे फैक्टर्स को ना ध्यान रखना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग, स्पीच, वोकैबुलरी, रिदम, टोन एंड पिच। ओके, अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे इसको, ये समझ में आ चुका है। मैंने डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे फैक्टर्स अच्छे से समझाए। आगे बढ़ते हैं, क्या टिप्स है मैम जिससे हम अपने ओरल कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, है ना? तो व्हाट आर द टिप्स? अगेन द सेम क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम। अब ये कॉम्पिटेंसी लेवल पे भी चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है, तो टिप्स समझो। फर्स्ट, रीड आउट लाउड। जब भी कुछ सी चीजों को पढ़ते हो तो थोड़ा लाउडली पढ़ो ताकि सभी को सुनाई दे सके। अब खुद के रीडिंग को यदि इंप्रूव करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सपोज आपने रीडिंग स्टार्ट किया, यदि आप उसको ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करते हो तो बाद में आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि जो आपने वर्ड रीड किया है वो आपने मिस्टेकनली कुछ गलत तो रीड नहीं किया, या आपका प्रोनाउंसिएशन गलत तो नहीं हुआ, वोकैबुलरी गलत तो नहीं है ना? तो यदि कुछ मिस्टेक निकलती है तो आप उसको फिर इंप्रूव कर सकते हो। सो टेक नोट ऑन द एरिया यू नीड टू वर्क ऑन। तो ऑडियो वीडियो सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस जगह आपको खुद को इंप्रूव करना है, उस पर एक नोट लगाओ ताकि अगली बार से आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शोज इंटरेस्ट। अब वो पर्सन
पर्सन जो इंटरेस्ट शो करते हैं तो उनसे आप उसी मैनर में बात करो जैसे आप नॉर्मली बात करते हो। तो वही जो फैक्टर्स अभी मैंने बताए वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, टेक पार्ट इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग। यदि आपको बोलने से डर लगता है पब्लिक के सामने, या सपोज क्लास में आपको टीचर यदि उठाकर कोई क्वेश्चन पूछ लेती है और वहां आपको डर लगता है कि यार अब क्या आंसर करूंगा, गलत हो गया तो पूरी क्लास मुझ पर हंसेगी, है ना, मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा, तो एट दैट टाइम आपको पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व होना होगा, अपने डर को खत्म करना होगा, राइट। सो दिस ऑल आर द टिप्स दैट इंप्रूव्स योर ओरल कम्युनिकेशन। ओके, जिससे आप खुद को एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर में बदल सकते हो। तो ये तो बात हो गई ओरल की। फास्ट, इजीएस्ट, क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं। बट जो बात बोली हुई उसमें कोई प्रूफ नहीं होता है ना। आपने किसी को बोला कि यार चलो कल पार्टी करने चलेंगे, ठीक है, या मैं कल तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। अब इसका क्या प्रूफ है कि आपने बोला है? बोले हुई के तो कोई प्रूफ नहीं होता है ना, बट 100 बात बोली और 1 बात लिखी, इसका बड़ा प्रूफ होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन ओरल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यदि वही चीज आप लिख कर दोगे तो वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि उसका एक प्रूफ होगा, वो लीगल होगा। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? Instead of spoken words in which we are using written words, यहां जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो written words के थ्रू करते हैं, because writing is more valid and reliable than speech. Writing क्या होता है? More valid और reliable होता है. So effective writing involves careful choice of words, correct organization of words in sentence as well as the cohesive composition of sentences. अब जब आप writing करते हो तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखकर carefully लिखना होता है, क्योंकि words बोलने को तो हम जल्दी से बोल देते हैं, जो हमारी native language है जिसमें हम बहुत ज्यादा comfortable feel करते हैं तो हम बोल देते हैं, लेकिन वहीं जब बात लिखने की आती है तो words को जमा कर लिखना, sentence form करना और फिर सही तरीके से लिखना कि सामने वाला जब पढ़े तो आपकी बात को उसी इंटेंशन से ले जिस इंटेंशन से आपने लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? रिटन कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स तो समझ गए, है ना, टेलीफोन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ये सब ओरल में आता है। तो रिटन में क्या आएगा? जब आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, रिपोर्ट्स लिखते हो, चैटबॉट में चैट्स करते हो, किसी के साथ में चैटिंग करते हो, दिस ऑल आर दी रिटन कम्युनिकेशन। स्कूल से कोई नोटिस मिलता है, कोई कंप्लेंट आती है आपकी, तो सब रिटन फॉर्म में होती है। कोई क्वेश्चनायर मिलता है, आपके जो एग्जाम पेपर्स होते हैं, दिस ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ written communication. Okay, so reports, memos, circulars, letter, application, questionnaire, manuals, etc. are the written communication. So these days messenger like WhatsApp, emails, Facebook, Instagram, जो messengers है, Telegram वगैरह, ये सब भी मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये भी आपके रिटन कम्युनिकेशन में इंक्लूड होते हैं। तो अब यदि एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया क्या कि विच इज रिटन कम्युनिकेशन या विच इज द रिटन कम्युनिकेशन, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो उनमें से आपको सही आंसर टिक करके आना है, या विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, और 4 ऑप्शंस दे दिए तो उसमें से नॉट भी फाइंड आउट करके आना है। तो एग्जांपल्स सही से अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते ही आते हैं। लिख लो, नोट कर लो मेरी बात को कि छप चुका है ये एग्जाम में। डन। बड़े कैसे आप रिटन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करोगे आप, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज एक्सपैंड योर वोकैबुलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। ऑब्वियसली बात है, स्कूल में आपको टीचर भी कहती होगी कि यदि सही से आंसर लिखना चाहते हो, आंसर फ्रेम करना चाहते हो, तो आपको रिटन कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपको आंसर फ्रेम करते आना चाहिए, वर्ड्स को कैसे यूज करना है, वर्ड्स को कलेक्ट करके सेंटेंस कैसे बनाना है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, राइट। लर्न टू स्पेल करेक्टली, मास्टर इंग्लिश स्पेलिंग यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। अब आप अपने स्पेलिंग जो स्किल्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कि आप जनरली होता है बच्चों के साथ, 10th में आने के बाद भी होता है बच्चों के साथ कि वो लिखते लिखते स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। कुछ टफ से स्पेलिंग आ जाती है तो उसमें आपको नहीं पता होता है कहाँ आई लगाना है, कहाँ वाई लगाना है, कहाँ ई लगाना है, अंडरस्टैंड, और वहां हम गलती कर देते हैं। तो इसका नॉलेज हमें बेटर होना चाहिए कि आप कैसे अपने स्पेलिंग्स को करेक्ट करो, ठीक है। वाइल राइटिंग, रीड रेगुलरली, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा लिखोगे, ये कहावत है। और ये मान लो, यदि रीडिंग आती है तो राइटिंग ऑटोमेटिकली आने लगती है, यदि रीडिंग नहीं आएगी तो आप राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि रीडिंग हमेशा रेगुलरली रखना है। तो रीड रेगुलरली, इट गिव्स यू एन आइडिया टू हाउ टू यूज वर्ड्स, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, हाउ टू राइट एनी लेटर और एप्लीकेशन। Understand? Improve your grammar and use appropriate tense and correct punctuations. Always write text keeping your audience in mind. जब भी आप कोई चीजें लिखते हो, सपोज आप कोई सेमिनार दे रहे हो, वहां आपने प्रेजेंटेशन बनाई, जैसे मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सको। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को अभय बैच में वो चीजें प्रोवाइड कर देनी है जो एज इट इज उठ के आपकी एग्जाम में आ जाए।
है ना, जैसे क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछे जाएं, ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए और आपकी जो 45 डेज की लर्निंग है वो आपके लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो भाई वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझ लिया, जिसमें ओरल और रिटन आता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं जो अगेन आपसे पूछे जाते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वन इज इंटरपर्सनल एंड अदर इज इंट्रापर्सनल। अब ये नाम दोनों को एक जैसे लग रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, बच्चे पूरा पढ़ेंगे नहीं एग्जाम में और आंसर टिक करके आ जाएंगे, तो बहुत केयरफुली आंसर को रीड करना। वन इज इंट्रापर्सनल INTRA एंड वन इज इंटरपर्सनल INTER। तो बहुत केयरफुली पहले तो दोनों वर्ड को पढ़ो। अब इंट्रापर्सनल क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें एक ही सेंडर होता है और एक ही रिसीवर होता है, मतलब कि आप यहाँ पे सिंगल यूजर होता है जो खुद ही सेंडर और रिसीवर का रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि आपने कहीं कोई ड्रामा में या कहीं सेमिनार में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको स्पीच देनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप खुद से रिहर्सल करोगे, आईने के सामने खड़े होकर मिरर के सामने आप खुद से रिहर्सल करोगे कि हाँ आपको क्या क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, खुद से आंसर करोगे, खुद से क्वेश्चंस करोगे। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम खुद से बातें करने लगते हैं, वो एक अलग बात है कि इसका रीजन कुछ भी हो, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फिर चाहे आप किसी भी स्किट का या किसी परफॉर्मेंस के लिए या किसी सेमिनार्स के लिए रिहर्सल ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, या फिर आप कोई अपनी पर्सनल डायरी या जर्नल ही क्यों ना लिख रहे हो। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पर्सनल डायरी लिखने का शौक होता है ना, फिर चाहे वो ऑनलाइन मेंटेन करे ब्लॉग्स में या फिर ऑफलाइन एक पर्टिकुलर डायरी मेंटेन करें जिसमें वो डेली के बारे में लिखते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या हुआ उनके साथ। तो कहीं ना कहीं आप खुद से अपनी बातों को शेयर कर रहे हो, विच इज इंट्रापर्सनल। और वही बात कर लो इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। इंटरपर्सनल में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं जिनके साथ में आप कम्युनिकेशन करते हो, विच इज इंटरपर्सनल। तो अभी तक जिस कम्युनिकेशन की हम बात करते हुए आए हैं वो है इंटरपर्सनल, जिसमें आप अपने 2 फ्रेंड के साथ बात करते हो, 4 फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, फैमिली में बात करते हो, ग्रुप में डिस्कशन करते हो, या फिर आप पब्लिकली किसी को कुछ नॉलेज या किसी को कुछ स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हो, स्पीच दे रहे होते हो। तो जब आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से, टीचर से बातचीत करते हो जहां 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, विच इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, अब वन मोर क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन योर एग्जाम, व्हाट कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? तो पहला हो गया डियाडिक कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज पब्लिक कम्युनिकेशन। व्हाट इज डियाडिक? नाम से समझ लो, डियाडिक कम्युनिकेशन मींस इन विच ओनली 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ कहते हो जो किसी और से नहीं कहते हो, सिर्फ आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप अपने हर दिल की बात को शेयर कर लेते हो और वो भी आपसे बाकायदा अपने दिल की बात को शेयर करता है। तो दिस टाइप ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन जो 2 ही पर्सन्स के बीच में हो रहा है ना, तीसरे पर्सन को भनक भी नहीं पड़ती है, तो वो होता है डियाडिक कम्युनिकेशन इन विच 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व। फिर चाहे वो आप फोन पे बात कर रहे हो, मोबाइल फोन पे, या 2 बिजनेस कलीग्स के बीच में बातचीत हो रही हो, या ईमेल पे बातचीत कर रहे हो, बट जो 2 पर्सन्स के बीच में बातचीत हो रही है वो डियाडिक। वही बात करें किसकी? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की, तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच a small group is involved। मीन्स कि सपोज टीचर ने आपको 10 स्टूडेंट्स को एक टारगेट दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है कि आपको आईटी का ये प्रोजेक्ट इन 10 स्टूडेंट्स को मिलकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो एक स्मॉल टीम में, एक स्मॉल ग्रुप में आ चुके हैं और अब इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। ओके, तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर देन 2 पीपल्स, मोर देन 2 पीपल्स ना, देयर आर मोर देन 2 पीपल्स इन्वॉल्व्ड। और सपोज यहाँ पे आप जो भी बातचीत करते हो, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीटिंग्स होती हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो ये जो कन्वर्सेशन होता है वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। एंड द लास्ट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। अब जैसा इसका नाम वैसा इसका खा। पब्लिक कम्युनिकेशन मींस जैसे कि आपकी टीचर क्लास में सारे स्टूडेंट्स को समझा रही होती है, जैसे आई एम स्पीकिंग हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल यू, है ना, मींस अब आप सभी मेरी बात को समझ रहे हो, तो दिस इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज पब्लिक कम्युनिकेशन। जो जनरली आप देखते हो कि पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं, वो पब्लिक के सामने स्पीचेस दे रहे होते हैं। आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल सर असेंबली टाइम में पूरे सारे क्लास स्टूडेंट्स के सामने जो स्पीच देते हैं, दिस इज कॉल्ड दी पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें मल्टीपल पर्सन्स होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बात कर लें वर्बल कम्युनिकेशन में जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ओरल और रिटन वर्बल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, टिप्स डिस्कस कर लिया। अब वही कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगेन ऑल दिस क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जाम इन 2 मार्क्स ओनली। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू प्रिपेयर 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स मैक्सिमम, राइट? सो हेल्प अस मेंटेन रिलेशनशिप।
वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप मेंटेन होती है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि बातचीत करोगे तो सारे मसले सुलझेंगे। जितनी प्रॉब्लम्स है वो तभी क्रिएट होती है जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो। यदि आप कम्युनिकेट करोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, है ना। आप हमसे जब कमेंट करके पूछते हो चीजें तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन तभी मिलता है। आप बोलोगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन होती है वर्बल कम्युनिकेशन से। जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में, इजी सॉल्यूशन में। देन हेल्प अस डिफाइन रियलिटी and help us to think and can be used to reward and punish. Understand? So these all are the functions of verbal communication. Hope you understand. Now comes on the second type of communication, which is non-verbal communication. What is non-verbal communication? तो non-verbal जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, अगेन जिसमें आप verbally ना कुछ बोलते हो और ना ही कुछ आप लिखते हो। तो फिर क्या करते हैं मैम, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो यहाँ आप अपने बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स, इशारों में बातचीत करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने आपसे कुछ पूछा तो आपने यस और नो में आंसर किया, तो आपने यहाँ पे बोलकर यस या नो में आंसर किया। लेकिन वही यदि आप हेड नोट करके या हेड इस तरीके से मूव करके आंसर कर रहे हो विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज non-verbal communication. Okay, understand this thing? So non-verbal communication happens in the happiness absence of any oral or composed words. Oral और composed word की place पर जब आप किसी से communicate करते हो तो वो आपका non-verbal communication कहलाता है। So instead of oral words, what we use here? It depends on different non-verbal prompts like body movements, gestures, facial expressions, symbols, images, signals, charts, etc. and so on. Express sentiments, attitudes and information. अब देखो, आपका सपोज एग्जाम अच्छा नहीं गया या आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो अब जब आप घर जाते हो तो आपकी मम्मा या आपके घर में जो भी पेरेंट्स हैं, आपकी सिस्टर वगैरह, ब्रदर वगैरह जो भी, वो आपका फेस देख के समझ जाते हैं। आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आप सैड आओगे, आपका फेस सैड होगा, है ना, आप थोड़ा सा मतलब एक तरीके से उदास रहोगे, है ना। वैसा खुश नहीं रहोगे जब आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है तो आपके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, आप सातवें आसमान पे पहुंच जाते हो, बिकॉज आपका पेपर बहुत बढ़िया गया है, अब आप उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, तो आप खुशी खुशी सबको बताते हो। अंडरस्टैंड? तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके फेस का एक्सप्रेशन देखकर सामने वाला समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल, जिसमें आपके बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, सारी चीजें बयां कर देते हैं। ओके, नाउ क्या इसके फंक्शंस है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? वन इज वी यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एम्फसाइज वर्बल कम्युनिकेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये एज इट इज आपसे एमसीक्यूज या फिलअप्स में पूछते हैं, है ना, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन को एम्फसाइज करता है। मींस व्हाट? सपोज मैं इस तरीके से सिर्फ खड़ी हूं और बिना आई कांटेक्ट के आपसे समझा रही हूं या अपना स्पीच दे रही हूं, तो क्या आप समझोगे? नहीं समझोगे। तो मेरा बॉडी मूवमेंट, गेस्चर्स, पोस्चर्स, एवरीथिंग डिपिक्ट्स दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड टू यू। मैं क्या समझाना चाहती हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये टॉपिक आपको क्या बयां कर रहा है। तो मेरा बॉडी मूवमेंट, गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग डिपिक्ट्स विद माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स के साथ वो मैच कर रहे हैं। तो हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन को एम्फसाइज करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। सेकंड, we use non-verbal communication to replace verbal communication. For example, they are easily recognized by some others: wave, head nod, handshake. कोई आपसे पहली बार मिलता है तो आप उसको इस तरीके से हैंड वेव करके हाई विश करते हो, जाता है तो आप इस तरीके से हैंड वेव करके बाय विश करते हो, राइट। आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, नथिंग अ सिंगल वर्ड, बट आपके हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स आपको सारी चीज बताते हैं। तो दिस इज कॉल्ड non-verbal communication which is replace the verbal communication. तो yes, no, head nod, head shake, किसी से मिलते हो तो हैंड शेक करके मिलते हो आप, ठीक है। तो ये आपके verbal communication को replace करते हैं। Now we use non-verbal cues to complement or reinforce verbal communication. Again, कि यहाँ पे आपका verbal communication मजबूत होता है जब उसमें आप non-verbal communication को add करते हो। We use non-verbal communication to communicate emotions. अब आप emotions को भी यहाँ पर add कर सकते हो। जैसे again I am telling कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया या आपके किसी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई है, तो अब आपका कैसा एक्सप्रेशन होगा, आपके इमोशंस कैसे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सैड रहोगे, उदास रहोगे, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, है ना, आप सैड फील करने लगोगे, आपको गुस्सा भी आ सकता है, चिड़चिड़ भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकता है। तो ये जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं आप वर्ड्स में नहीं कहोगे, वो आपके फेस से दिखेंगे, है ना, वो आपकी बॉडी मूवमेंट से दिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड, डियर वंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कम्युनिकेट बाय योर emotions. Okay, we use non-verbal communication to give feedback to other persons. Again, feedback is important, है ना। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो फीडबैक जरूरी होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके फीडबैक के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इट गिव्स द फीडबैक टू अदर पर्संस। ओके,
चलिए बड़े आगे, थर्ड टाइप विच इज विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है जरा ये समझ लो। जो वर्बल नॉन वर्बल नहीं होता है वो विजुअल होता है। विजुअल मींस जब आपको ग्राफिक्स, चार्ट्स, फॉर्म्स, टेबुलर फॉर्मेट में कुछ चीजें दिखती हैं जिसको देखकर आपको समझना होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ह्यूमन माइंड है, वो चीजें जब लिखी होती है ना, उसको पढ़ने की जगह जब चीजें आपको ग्राफिकल वे में दिखाई जाती है उसको ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। ठीक है, तो पहले भी यही होता था, जब लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो चीजें देखकर ही समझी जाती थी कि ये इमेज या ये ग्राफिक या ये पोस्चर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो विजुअल कम्युनिकेशन इज अ मेथड टू कन्वे द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैन बी सीन थ्रू योर आईज एंड रिफर्ड टू एज विजुअल कम्युनिकेशन। जो आप अपनी आंखों से देखते हो, इमेजेस को, ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, और उसको देखकर समझने की कोशिश करते हो, वो बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप रोड पर जाते हो, आप ड्राइव कर रहे होते हो या बाइक राइड कर रहे होते हो, तो जहां भी आपको बाइक पार्क करनी है तो वहां यदि बोर्ड लगा है नो पार्किंग, तो बोर्ड लगा है ना, वहां कोई खड़ा तो नहीं है बंदा कि यहाँ पे नो पार्किंग है मत लगाओ। आपको बोर्ड देखकर समझ में आ रहा है कि हाँ हियर्स द प्लेस जहां हमें बाइक या कार पार्क नहीं करनी है। ठीक है, अदरवाइज पंगा हो सकता है, तो वहां पे आपको पार्क नहीं करनी होती है, क्योंकि वहां बोर्ड लगा होता है इस तरीके का, एक रेड कलर का मार्क लगा होता है जहां लिखा होता है नो पार्किंग। तो ये इमेज को देखकर आपको समझ में आया ना कि आपको क्या करना है। Understand? So this type of communication is known as visual communication. Okay, so it is most effective way of passing information as the human mind process image very quickly. इसका example यदि बात करें तो if a speaker is giving a talk of campers on tying excellent knots, bringing a rope along could be a powerful visual ad for facilitators in school, models of solar system, skeleton system or essential visual ads to explain the concepts clearly. आजकल तो भाई 3D मॉडलिंग का जमाना आ गया, मतलब आपको जो भी चीजें सीखनी है, समझनी है, तो वो 3D के फॉर्मेट में आप समझ सकते हो, देख सकते हो। स्केलेटन का इमेज आपको 3D में मिल जाएगा, तो सारी चीजें आपको देखकर ही समझ में आ जाएगी। सोलार सिस्टम का इमेज आपको 3D मॉडलिंग में मिल जाएगा, ह्यूमन हार्ट का इमेज मिल जाएगा, है ना, ब्रेन का इमेज मिल जाएगा, ईयर का इमेज मिल जाएगा। ये आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो उस चीजों को देखकर ही हम काफी चीजें समझ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। अब आखिरी टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, विच इज पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाने वाले होते हो तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ आता है कि जो आप कंटेंट ऐड कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन में वो सुटेबल होना चाहिए, लिसनर्स या ऑडियंस जो है आपकी समझ पाए आपके कंटेंट को, सीख पाए इससे कुछ। ऑल फॉन्ट शुड बी लेजिबल, तो जो भी फॉन्ट यहाँ रख रहे हैं वो लेजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे सपोज इस स्लाइड की यदि मैं बात करूं तो आपको इस इमेज को देखकर भी चीजें समझ में आ रही होगी कि ये जो बंदी है ये बता रही है कि भाई इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लो, ये एग्जाम में आएंगे, तो ये देखकर आपको समझ में आ रहा है। अब जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर से लिखे हुए हैं, तो फॉन्ट्स इज लीजिबल ना, आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रॉपरली आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। राइट नाउ प्रेजेंट कंटेंट इन अ वे दैट फॉलोज अ लॉजिकल हायरार्की। जितना ज्यादा हो सकता है ग्राफ्स में, चार्ट्स में, फ्लो चार्ट्स में एक हायरार्की में अपने कंटेंट को रखो जो ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। कीप सिग्निफिकेंट नेगेटिव स्पेसेस, यदि नेगेटिव स्पेसेस होती हैं, मतलब आपको लगता है कि स्पेस देना है तो आप रखो, नहीं तो सिंपल एंड स्वीट अपना कंटेंट लग सकते हो। इलिस्ट्रेशन शुड मैच द टॉपिक, जो भी आप एग्जांपल्स दे रहे हो वो हमेशा अपने टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। तो आज मैंने जितने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, मुझे बताओ कि आपको समझ में आए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड लगे या नहीं लगे, क्योंकि आपको ऐसे ही एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो होपफुली आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, और सारे टॉपिक्स जो मैंने आज बताए वो एज इट इज आपसे उठ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 टाइप की मेथड्स होती हैं, बस ये ध्यान रख लेना क्या होती है, क्या फैक्टर्स है, क्या टिप्स है, क्या एग्जांपल्स है, बस इतना काफी है एग्जाम को फोड़ कराने के लिए। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।